छोटे बच्चे को भी समझ में आ रहा है कि जेल के भीतर से कैसे अपराधी फोन के जरिए अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। सवाल किसी एक जेल का नहीं है, बल्कि देश की मशहूर और सुरक्षा से सज धज जेलों का है, जो खतरनाक माफियाओं के लिए इसका बन चुकी है। कभी जेल में गैंगवॉर, कभी जेल में कत्ल, कभी जेल में चलता वसूली का रैकेट, और कभी धमकी का खेल, कभी जेल में बैठे बैठे साजिश, और कभी जेल के बाहर मर्डर। मानो माफियाओं के लिए जेल अब जेल नहीं रही, बल्कि क्राइम सिंडिकेट का अड्डा बन चुकी है। जेल की ऊंची ऊंची दीवारें, दिन रात जवानों का पहरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली हाई सिक्योरिटी, बावजूद कायदे और कानून माफियाओं का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। इन माफियाओं ने पूरे सिस्टम का चित्तर फाड़ दिया रहे। ये पूरा खेल क्या अपराधियों के अकेले के बस में है? नहीं रहे, यहाँ पूरा लफड़ा है मामा। चंद रुपयों के लिए अपना ईमान जमीर बेच रहे सिस्टम से जुड़े कुछ दलाल दिन रात इन माफियाओं की जी उजरी करते रहे। यहाँ जेल का अपराध शास्त्र बताता है कि सिस्टम कितना भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन मामा अब मचेगा तांडव, क्योंकि इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने हुंकार भर ली है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की जेलों को जेल में रहते हुए मजाक बना देने वाले गैंगस्टर अब एनआईए की रडार पर आ चुके हैं। एनआईए ने एक रावस प्लान बनाया है। अगर कारगर साबित हुआ तो माफियाओं की कमर टूट जाएगी। पूरे उत्तर भारत का काफी हद तक अपराध कंट्रोल में आ जाएगा। अब सुनो दादा, एनआईए का प्लान क्या है। एनआईए अब उत्तर भारत से अंडरवर्ल्ड का सफाया करने उत्तर भारत की जेलों में बंद खूंखार क्रिमिनल को अंडमान निकोबार की जेल में या फिर असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में ट्रांसफर करवाना चाहती है। यही नहीं, इन गैंगस्टरों को चुन चुन कर एनआईए ने लिस्टेड किया है। इन लिस्ट में करीब 12 गैंगस्टर के नाम शामिल है। इन गैंगस्टरों को दूसरे राज्यों की जेल में भेजने का मकसद यह है कि नई जगह और नए हालात में उनके लिए मनमानी करना असंभव सा हो जाएगा और उनके ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म किया जाए। इसके लिए एनआईए ने गृह मंत्रालय को बाकायदा पूरी फाइल सौंप दी है और उन गैंगस्टरों के नाम भी दर्ज है जिन्हें एनआईए उत्तर भारत की जेलों से बाहर भिजवाना चाहती है। अब आपके खोपड़े का ट्यूबलाइट जल रहा है ना कि कौन है ये गैंगस्टर, क्यों एनआईए ने किया है उन्हें नामजद, और कैसे उन माफियाओं को उत्तर भारत से बाहर भिजवाने का प्लान है। इन सारे सवालों का जवाब देगा आपका अपना गुज्जू भाई। लेकिन इससे पहले ये समझ लेते हैं कि एनआईए ने इन गैंगस्टर माफिया डॉन लोग को दूर दराज की जेलों में भेजने के वास्ते अंडमान निकोबार और डिब्रूगढ़ जेल को ही क्यों चुना। वैसे तो देश में 28 राज्य में लगभग 13,000 से ज्यादा जेल है, फिर सिर्फ 2 जेलों को क्यों चुना गया? तो सुनो मामा, साल 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद एक ऐसी एजेंसी की जरूरत महसूस हुई जो आतंकवाद पर सख्त एक्शन ले सके, और इसी के बाद 31 दिसंबर 2008 को एनआईए का गठन हुआ। यह संस्था केंद्र सरकार के अधीन है, यानी राज्य सरकार इसमें किसी भी प्रकार का दखल नहीं दे सकते। वहीं एनआईए को कई प्रकार के विशेष अधिकार भी मिले हैं। 2008 से लेकर अब तक एनआईए ने कई मिशन पार पाड़े हैं। ऐसे में अब उत्तर भारत के राज्यों में पनप रहे गैंगस्टर को जड़मूल से मिटाने एनआईए ने बागडोर संभाली। तो एनआईए पूरी जांच के बाद एक नतीजे पर आई, वो ये कि गैंगस्टर को अपने इलाके की जेल से दूर भेजे। इसके लिए 2 जेल को चुना गया। इसकी भी वजह है कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और दूसरे राज्यों की क्षमता से ज्यादा चाकचौंध सुरक्षा और सख्त नियम कानून। पहले बात करें असम की डिब्रूगढ़ जेल की, तो खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह और उनके साथी इन दिनों इसी जेल में बंद है। वारिस पंजाब दे के नाम के संगठन के बहाने पंजाब को अशांत करने की कोशिश करने वाले अमृतपाल और उनके साथियों को गिरफ्तार करने के बाद सरकार ने उन्हें फौरन असम की इसी जेल में शिफ्ट कर दिया था, ताकि उनका कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाए। ना तो कोई मुलाकाती आसानी से जेल में उसे मिलने आ सके और ना ही उसके साथ मिलकर कोई साजिश रची जा सके। अरे मामा, सरकार इस कोशिश में कामयाब भी रही, और शायद इसी का असर है कि पिछले दिनों अमृतपाल और उनके साथियों की डिब्रूगढ़ जेल में अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल करने की खबर आई थी। यहीं से एनआईए को समझ में आ गया कि अपराधियों को अमृतपाल की तरह दूर दराज की राज्यों में शिफ्ट कर दिया जाए तो इन माफियाओं की कमर टूट जाएगी। अब बात करें अंडमान निकोबार की जेल की, तो यहाँ फिलहाल 4 जेल है। पहली पोर्ट ब्लेयर, कैपेबल बे, कार निकोबार और मायाबंदर। और इन जेलों में करीब 1500 कैदी बंद है, यानी जेल की क्षमता से कम कैदी होने के चलते या कैदियों पर नजर रखना भी आसान है। इसी तरह डिब्रूगढ़ में एक सेंट्रल जेल है। सूत्रों की माने तो इन जेलों की सुरक्षा व्यवस्था
दूसरे राज्यों की मौजूदा जेलों से कई गुना चाकचौंध और सख्त मानी जाती है। अंडमान निकोबार में जो सेल्यूलर जेल थी, जिसे काला पानी की सजा माना जाता था, फिलहाल वह एक म्यूजियम में तब्दील कर दी गई है। लेकिन अभी भी अंडमान द्वीप पर 4 जेल मौजूद है, जो कि काला पानी से कम नहीं, क्योंकि यहाँ चारों ओर समंदर से घिरे होने की वजह से भौगोलिक स्थिति भी कैदियों के लिए काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि इन हालात में अगर कोई कैदी जेल तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो उसके लिए अंडमान निकोबार से बाहर निकालना तकरीबन नामुमकिन सी बात है। इन दोनों जेलों में भाषा का डिफरेंस भी एक पहलू है, क्योंकि असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल और अंडमान निकोबार की भाषा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से बिल्कुल अलग है। ऐसे में यहाँ रहने वाले कैदियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच भाषाई तौर पर एक दूसरे के करीब आना भी मुश्किल है। वरना तो क्या होता है कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अपराधी इतने शातिर होते हैं कि जेलों में पैसों के बल पर किसी न किसी सुरक्षा कर्मी से अपना काम करवा लेते हैं और जेल से अपना गैंग ऑपरेट करते हैं। लेकिन जब बोली ही समझ में ना आए, फिर तो कहाँ का वार्तालाप होगा। तो गैंगस्टरों को कमर तोड़ने में इस पहलू को भी माना जाता है। अब सुनो मामा, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि करीब करीब ऐसे 25 गैंगस्टर है जो फिलहाल दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की जेल में बंद है और उन्हें दूर दराज राज्यों की जेल में शिफ्ट करने की तैयारी हो रही थी। इनमें सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, कलाजे टेडी, रोहित मोई, राजू बसोदी, नीरज भवानिया, हसीम बाबा, कौशल चौधरी, अमरीक संपत नेहरा, टिन्नू हरियाणा, दीपक बॉक्सर जैसे 25 गैंगस्टर के नाम शामिल है। एनआईए ने नॉर्थ इंडिया के इन गैंगस्टरों के खिलाफ पिछले साल अगस्त के महीने में 2 एफआईआर दर्ज किए थे, जिनमें इन अपराधियों के जेल में बैठकर आराम से क्राइम सिंडिकेट चलाने के पूरे क ख ग का जिक्र था। ये भी बताया गया था कि किस तरह ये गैंगस्टर जेल में बैठे बैठे ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई का काम कर रहे थे और कैसे कुछ गैंगस्टर फॉरेन फंडिंग की मदद से आतंकवादी गतिविधियों में भी शामिल हो चुके हैं। इसके बाद एनआईए को समझते देर नहीं लगी कि आज उत्तर भारत के गैंगस्टर अब गैंगस्टर नहीं रहे, बल्कि आतंकवादी ऑर्गेनाइज के तर्ज पर काम करने लगे हैं, जो आने वाले वक्त में देश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर सकते हैं। फिर क्या होना था, एनआईए ने एनसीआर दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस के साथ एक गुप्त मीटिंग की, जिसमें इन गैंगस्टर्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया। वहीं एक अलग टीम बनाई गई जिनका काम था इन गैंगस्टरों के मकसद और काम करने के तरीके को समझना। वहीं 4 राज्यों की पुलिस और एनआईए ने मिलकर शॉर्ट लिस्ट किए गए गैंगस्टरों के अड्डे पर धड़ाधड़ छापेमारी शुरू की और 1 महीने के भीतर 1000 से ज्यादा छापेमारी हुई। इन सारी बातों से एनआईए इस तर्ज पर पहुंची कि अब इन गैंगस्टरों की कमर तोड़ने के लिए इन्हें अलग थलग करना ही पड़ेगा और दूर राज्यों की जेलों में भेजना ही पड़ेगा। इस योजना के मुताबिक पहले इन माफियाओं को दक्षिण भारत की जेलों में बंद करने की तैयारी की गई थी, क्योंकि दक्षिण भारत की जेलों में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ भाषा बोली जाती है, जो इन गैंगस्टरों से परे है। लेकिन बाद में ये पाया गया कि इन कैदियों को अलग अलग राज्यों की जेल में भेजने के लिए अलग अलग राज्यों की सरकार के साथ बातचीत करने और उनसे अलग से अनुमति लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में एनआईए को तुरंत एक्शन लेना था, तो 25 की जगह उन 12 गैंगस्टरों को एक लिस्ट बनाई गई जो खुद का गिरोह चलाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अपराध में संलिप्त पाए गए हैं, जिन्हें अब अंडमान और डिब्रूगढ़ भेजा जाना आसान रहेगा। क्या आप जानते हो, उत्तर भारत के गैंगस्टर के खिलाफ चल रही एनआईए की जांच में कई अहम और चौंकाने वाली बातें सामने आई थी। एनआईए की जांच में सामने आए इन तथ्यों के हवाले से एजेंसी 12 से 13 गैंगस्टर को आतंकी मान चुकी है और इनकी पूरी लिस्ट तैयार की है। एनआईए की इस सिलसिले में अदालत में दाखिल चार्जशीट में बताया गया है कि किस तरह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की तरह अपना पूरा सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है और किस तरह उसके इजारे उसका पूरा गैंग जबरन वसूली, टारगेट किलिंग, ड्रग्स, आर्म्स और कोकीन की सप्लाई करता है और लगातार इस धंधे में अपने पैर पसार रहा है। एनआईए ने बताया कि इस गैंग में छोटे बड़े 700 गुर्गे काम करते हैं, जिन्होंने पिछले 2 सालों में अलग अलग अपराध के जरिए करोड़ों रुपये बनाए। और सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब एनआईए को जानकारी मिली कि इस गैंग के साथ खालिस्तानी संगठन का पूरा नेटवर्क जुड़ा हुआ है और इस गैंग का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ भी है, जिससे वह हथियार और ड्रग्स की कंसाइनमेंट मंगवाता है। एनआईए से पहले आज से 3 साल पहले दिल्ली पुलिस ने भी गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में
आपराधिक संगठन चलाने वाले कुछ गैंगस्टर अब आतंकवादी संगठन की तरह काम करने लगे हैं, जो फिरौती और टारगेट किलिंग के जरिए करोड़ों रुपये छाप रहे हैं। इस सिलसिले में 4 अगस्त 2022 को दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज की थी, जिसके बाद इस दिशा में काम शुरू हुआ। तब सामने आया कि भारत में छोटे बड़े गैंग्स अब सिर्फ गैंग्स नहीं रहे, बल्कि ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट बन चुके हैं और बहुत सारे सिंडिकेट जेल से ही ऑपरेट होते हैं। जब ये मामला NIA ने संभाला तो पुख्ता होने लगा कि हाँ भाई, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट अब आतंकवादी संगठन की तरह काम करने लगे हैं। इसके बाद NIA ने 16 गैंगस्टरों के खिलाफ UPA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई, सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बराड़, लक्की पटियाल, नीरज भवाना, हासिम बाबा काला, जट्टेडी काला राणा, जुगू भगवानपुरिया, संपत नेहरा, राजेश भवानिया, राजू बसोदी, अनिल चिप्पी, नरेश सेठी, मोहम्मद अंसारी, लखबीर सिंह लंडा का नाम शामिल था। और आज इन सारे गैंगस्टरों के विदेशी कनेक्शन भी सामने आ चुके हैं, यानी भारत में अब ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट खूब बड़े लेवल पर तैयार हो चुका है। इसे वक्त से पहले तोड़ा नहीं गया तो देश के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए NIA कुछ गैंगस्टर को अंडमान और डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेजना चाहती है। तो मामा आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।